अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एफएम में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों की सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो आइए आप और मैं एक साथ करते हैं एक हसीन सी सुबह का आगाज़ और दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियां लेकर आए, आपके हर गुजरते दिन के साथ आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाए और आपकी ज़िंदगी में जितने भी गोल्स हैं, जितने भी मकासद हैं जिनको आप पाना चाहते हैं, जिनको हासिल करके अपनी ज़िंदगी को अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खास करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उन तमाम मकासद में, उन तमाम मकासद के हसूल के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें और आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर अंदाज से आगे बढ़ते चले जाएँ। और अपनी ज़िंदगी में जब आप कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कभी किसी दूसरे के साथ गलत करके, किसी दूसरे के साथ ज्यादती करके कभी आप अपनी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी हासिल नहीं कर पाएँ। अगर हासिल हो भी चाहती है तो वो बड़ी टेम्परेरी होती है, तो इसलिए कोशिश करें कि अपने लिए जब कुछ अच्छा करते हैं तो दूसरों के लिए भी अच्छा करने की कोशिश करें, दूसरों के लिए बहुत सारा आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और आपकी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत और भी ज़्यादा हसीन बना दे। इसी अच्छी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, हम सब पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोले। अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है, क्योंकि मौसम भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशगवार तब्दीलियाँ लेकर आता है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिन भर का अगर प्लान कर रहे हैं कि हमें किस किस तरह से क्या क्या एक्टिविटी करनी है या आउट ऑफ सिटी का ट्रैवल करना है, तो मौसम की सूरत हाल भी हमें पता होना चाहिए। तो शहर फैसलाबाद का मौसम क्या कह रहा है, चलिए वो जानते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। फैसलाबाद के मौसम की सूरत हाल के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो आज ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। गर्मी है और गर्मी जैसे सुबह का आगाज़ होता है तो एकदम से आपको बहुत शिद्दत से महसूस होती है, तो इसके लिए ज़रूरी है जब भी आप घर से बाहर निकलें तो कुछ चीज़ें हैं जिनका साथ होना आपके बेहद ज़रूरी है, जिसमें पानी की बॉटल है, सनस्क्रीन है, उसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें ताकि आप डिफरेंट तरह के स्किन इश्यूज से बच सकें और साथ ही साथ आपकी हेल्थ अच्छी रह सके। पानी का मुनासिब इस्तेमाल करेंगे तो इंटरनली यू फील बेटर, आप फ्रेश फील करेंगे और एक एक्स्ट्रा पानी की बॉटल भी साथ रखा करें ताकि अगर कहीं पे किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप बर वक्त उसकी मदद कर सकें। इस तरह के फैब्रिक का इस्तेमाल करें जो कि आपकी स्किन फ्रेंडली हो और बड़ा कंफर्टेबल आपको रखे, क्योंकि समर्स में ज़्यादातर ट्रेंडी आउटफिट्स के साथ साथ उन आउटफिट्स का कंफर्टेबल होना बड़ा ज़रूरी होता है। वैसे तो बात ये फैशन की है लेकिन कहीं ना कहीं ये मौसम के साथ भी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, क्योंकि मौसम में अगर आप अपनी कंफर्ट का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप सारा दिन इरिटेट रहेंगे, काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और अगर आप दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं, शहर के बाहर कहीं आपका सफ़र करना है तो आपको उसके भी ज़रूरी है कि आपको वेदर अपडेट्स हों ताकि आप अपना पूरा सफ़र अच्छे से प्लान कर सकें, आपके दिन भर की एक्टिविटी को भी वक्त आपका और आपकी एनर्जी ज़ाया नहीं हो। तो अपना भी ख्याल रखें, छोटों का और बड़ों का ख्याल रखना तो बेहद ज़रूरी है ताकि हमारी ज़िंदगियों में खुशगवार तब्दीलियाँ आएँ, मौसम कैसा भी हो, हेल्थ हमारी किसी भी तरह से मुतासिर नहीं हो। और जहाँ पर अच्छी खुशगवार तब्दीलियों की बात करते हैं तो वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसमें हम जैसे बात करते हैं कि घर का अपना ज़ाती होना बेहद ज़रूरी होता है। अगर घर अपना ज़ाती है तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन आज महंगाई के दौर में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर बनाना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि आमदन हम देखते हैं बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह से आमदन इतनी ज़्यादा महदूद हो गई है कि अब आप अपने एसेट्स बनाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन हुकूमत पंजाब ने अपने तमाम जितनी भी पंजाब की आवाम है उसके लिए सोचा है और उनके लिए घर बनाने के ख्वाब को हकीकत करने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसका आगाज़ हुकूमत करने जा रही है, बल्कि बाकायदा इसका आगाज़ हो भी चुका है। अपनी छत अपना घर ये प्रोजेक्ट है, बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है जिसमें आसान एक साथ पर हुकूमत पंजाब आपको कर्ज देगी और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स में आपको उन पैसों को वापस करना है। लेकिन इसकी पूरी डिटेल क्या है वो हम अपने मेहमानों से जानेंगे और कौन से किस तरह से आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्या इसकी कैटेगरीज हैं और कब से ये सिलसिला तमाम शुरू होगा। बहुत सारे सवालात हैं लेकिन आई एम श्योर कि आपके लिए भी बड़े, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको आप क्लियर करना चाहते होंगे, तो आपने प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहना है ताकि आपको मुकम्मल इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम बता सकें। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ और फिर जानते हैं कि ये जो बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है इसकी क्या डिटेल्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर्स फजील अहमद और इमरान असलम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों?
इमरान, ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट सुनने में तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और ख़ास तौर पर ऐसे ख़ानदानों के लिए जिनकी आमदन बहुत कम है और महंगाई के इस दौर में वो अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद है। ख्वाहिशमंद तो हर कोई होता है, लेकिन ख़ास तौर पर वो लोग जिनके पास अपने घर की छत नहीं है। तो अपना छत और अपनी घर प्रोजेक्ट ये क्या है पूरा, और इसमें कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कितने लोग इससे मुस्तफिद हो सकेंगे, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान जो है बहुत अहमियत के हामिल है। उसमें मकान की कैटेगरी को चूज़ करें तो हर गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं। और आज के दौर में जहाँ पर आमदन कम है और अखराजात ज़्यादा हैं, कम आमदनी वाले अफराद के हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से अपनी छत अपना घर स्कीम लॉन्च की गई है, जिसे फैसलाबाद में पंजाब भर में ये लॉन्च कर दी गई है और पहली बैलेटिंग भी हो चुकी है। फैसलाबाद से लगभग 5000 के करीब लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 700 के करीब जो है वो बैलेटिंग में उनके नाम आ चुके हैं। अब इनका तरीका क्या होगा, सबसे पहले हुकूमत पंजाब की जानिब से शर्त रखी गई है कि वो जो भी एप्लीकेंट है उसको पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री एक ऐप है जिसमें खुद को रजिस्टर करवाना होगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं प्रोसेस में, तो उसमें जो देहाती इलाके हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरले, जबकि शहरी इलाकों में 5 मरले का जो मकान है वो उस हवाले से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि वो जो लोग हैं वो जो अहल होंगे, बैंक डिफाल्टर ना हो, बिजली चोरी में मुलव्वस ना हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, इसके साथ साथ उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है, फर्द रजिस्ट्री, वो मलकियत, वो सारी चीज़ें हो और वो अपनी छत अपना जो घर ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ पे हो रही हैं वहाँ पे अप्लाई करें। और तमाम प्रोसेस हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है हुकूमत पंजाब 15 लाख बिला सूद कर्ज देगी। ये जो है इसके लिए अलग से कोई वेबसाइट बनाई गई है अपना छत अपने घर के नाम से, या फिर आप जाके जो प्रोविंशियल हमारा पेज है पंजाब हुकूमत का वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं? थोड़ा सा इस हवाले से डिटेल बता दें ताकि लोग जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो। इसके लिए अलग एप्लीकेशन है, अपनी छत अपने घर के नाम से, उस पर क्लिक करें, आपको तमाम तर जो कैटेगरीज हैं वो सामने आ जाएंगी। आप अपना डाटा फिल करेंगे, तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स हैं एज पर रूल्स वो आप फिल करेंगे। उसके बाद एंड में आपका प्रोसेस आ जाएगा कि अपनी फ्रंट बैक आईडी कार्ड की जो पिक्चर है वो भी करें अपलोड, और साथ साथ जो फर्द रजिस्ट्री जो ओनरशिप है वो अपलोड करें, और आपका जो डाटा है वो अपनी छत अपने घर स्कीम के जरिए थ्रू पोर्टल अपलोड हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख का कर्ज मिलेगा जो आसान अकसात में अदा करना होगा बिला सूद, और इसके कोई सर्विसेज चार्जेस भी नहीं है। हुकूमत पंजाब मतलब अगर आपको 15 लाख मिल रहे हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट में 15 लाख ही वापस करने हैं, इस पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं। बिल्कुल ऐसा ही, एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं है, और वो भी आसान एक साथ है। 5 से 7 वर्ष के दौरान जो है माहाना 14,000 की जो किस्त है हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई है वो आपको पे करना होगी, और ये बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू जो है मिल रहे हैं, और इसमें कोई सूद नहीं है और कोई सर्विस चार्जेस नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये होता है जब किसी चीज़ पे इंटरेस्ट लग जाता है तो उनकी जो प्राइस वेरिएशन वो बढ़ जाती है। 15 लाख की अगर स्कीम है, अगर इस पे इंटरेस्ट लग जाता तो लगभग ये 25 से 30 तक पहुंच जाती। तो अच्छा इनिशिएटिव तो ये, इसमें सूद नहीं लगाया गया, बिला सूद है, और कुछ डिलीवरी और सर्विस चार्जेस भी नहीं है। तो 15 लाख का जो कर्ज है आप मतलब देख सकती हैं कि देहाती इलाकों में 10 मरले और शहरी इलाकों में 5 मरले। तो इस हवाले से शहरी अप्लाई कर रहे हैं, और इवन दैट के जो पंजाब की फैसलाबाद डिवीज़न में भी पहली बैलेटिंग हो चुकी है। तो ये विद पैसिव टाइम ये मरहलावार जो चीज़ें हैं उनको देना शुरू हो चुकी हैं। इसमें ये वही सिर्फ शहरी फाल करेगा जो बैलेटिंग में सिलेक्ट हो जाएगा जी। जैसा कि उन्होंने तमाम तरह अपनी शराइत रखी हुई हैं कि जो जो शराइत और क्राइटेरिया में पूरा उतरता है उसका बैलेटिंग में नाम आएगा, फिर वो जांच पड़ताल के बाद उसको दे दिए जाएंगे पैसे, और उसको फिर थ्रू जो है वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू 14,000 वो दिया महाना जो है इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। फजील, आप क्या समझते हैं इससे शहरियों के लिए कितनी ज्यादा आसानी हो जाएगी, और 15 लाख की जो अमाउंट है उसके साथ वो घर बनाने के जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं उनका ये सपना पूरा होता हुआ आपको कितना आसान दिखाई दे रहा है? देखें जीनत, जैसे इमरान ने बताया है कि देहाती इलाकों के अंदर 10 मरले का मकान जो है उसके लिए कर्ज मिलेगा, जबकि शहरी इलाकों के अंदर 5 मरले का। सॉरी, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, आप 15 लाख में 2.5 मरले का मकान भी नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आप सिर्फ उससे 2 कमरे जो हैं वो खड़े कर सकते हैं, उनकी तैयारी भी 15 लाख में नहीं हो सकती। और दूसरा ये जो शर्त रखी गई है कि जी आपने 14,000 रुपये महाना किस्त अदा करनी है, तो वो भी आप देख लें कि इस महंगाई के दौर के अंदर जिसकी सैलरी 50 से 1 लाख रुपए तक है, वो मुश्किल से ही ये कर्ज लेगा, क्योंकि अगर 14,000 वो किस्त की मद में दे देगा तो उसको जो बिजली का बिल 35-40 हज़ार आ रहा है वो दे देगा, वो फिर घर अपना कैसे, किचन कैसे चलाएगा।
बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। और 15 लाख रुपए में मुझे नहीं लगता कि आपका घर जो है वो 5 मरले का बन सकता है। हाँ, सिर्फ आप अपने रहने के लिए 2 कमरे बना सकते हैं। इसको सिर्फ आप अपनी छत का नाम देते तो वही ठीक था, अपना घर ना कहते, क्योंकि घर पूरा एक तैयार होता है जिसमें आप अपनी मर्जी का घर तैयार करते हैं कि ये चीज़ें मैंने इसमें रखनी है। सिर्फ 2 कमरे ज़्यादा से ज़्यादा आप बना सकते हैं उसमें, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है वो आप सरिया देख लें, उसके बाद लकड़ी देख लें, ईंट का रेट देख लें, 15,000 16,000 रुपये हज़ार ईंट का रेट हो चुका है। इसी तरह से सीमेंट की बोरी देख लें तो वो तकरीबन 1100 से 1200 रुपये की एक बोरी सीमेंट की हो चुकी है। इसी तरह से बजरी का रेत का रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हाँ, सरिया कुछ थोड़ा सा सस्ता हुआ है, 10,000 रुपये फी टन। और वो भी जब वजह पूछी गई जो टिम्बर वायरन मार्केट के ताजर हैं तो उन्होंने ये बताया कि जी सेल बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी, डिमांड बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से मजबूरन कंपनियों ने रेट्स जो हैं वो कम किए हैं ताकि कोई थोड़ा बहुत कारोबार जो है वो उसका चल सके। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद इतनी मुतासर हो चुकी है कि इस वक्त घर बनाने की तरफ कोई भी नहीं जा रहा, सिर्फ अपने पेट का सोच रहा है कि 2 वक्त की जो रोटी है वो पूरी हो जाए, बच्चों की फीसें जो हैं वो पूरी हो जाएं। बस इस चीज़ के लाले पड़े हैं लोगों को। घर बनाना तो बहुत दूर की बात है। हुकूमत ने ये जो फैसला किया है वो अपनी हद तक तो उनका ठीक है, लेकिन इसके लिए जो प्लानिंग की गई है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत अच्छी प्लानिंग है कि 5 मरले या 10 मरले के लिए आप 15 लाख रुपए दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि इससे कम भी हो सकता है जी। तो और फिर उसकी 14,000 रुपये किस्त है, सूद के बगैर है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो किस्त कम होनी चाहिए थी मेरे ख्याल में। हाँ, इसका दौरानिया बढ़ा सकते थे क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफराद भी होंगे जो ऑलरेडी रेंटेड हाउस में होंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और ये देखें, जो रेंट पे रह रहे हैं उन्होंने ही तो अपना घर बनाना है, और रेंट पे रह रहे हैं तो उन्होंने 25-30 हज़ार रेंट भी देना है, 14,000 ये देना है, और 30-35 हज़ार बिजली का बिल देना। वो मतलब कि सैलरी आजकल नॉर्मल सैलरी 50-60 हज़ार है, वो फिर कम से कम मैं बता रहा हूँ जो समझते हैं कि हम अच्छा गुजारा कर लेंगे। लेकिन और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर कोई बहुत फ्रेशर है तो उसको हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली 25-30 से ही स्टार्ट किया जाता है कि इतनी आपकी सैलरी होगी, तो उसमें ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये बहुत ज़्यादा आसानी का जरिया बन सके, क्योंकि बहुत सारे कुछ लोगों के पास सेविंग्स भी होती हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल में आपको 15 लाख तक की मदद मिल रही है, 15 लाख तक का आप तक कर्ज पहुंच रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए आसानी हो सकती है। स्कीम के हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और अपना छत अपना घर प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत सारे लोग इससे मुस्तफिद तो होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ अगर एक अंदाजे के मुताबिक मुझे बताएं तो ये पूरे प्रोजेक्ट की जो है वो कितना इसका बजट मुख्तस किया है हुकूमत ने, और पहली बैलेटिंग जैसे आपने बता दी है कि हो गई है, तो दीगर लोग जो इसमें अफराद इसमें एप्लीकेंट है जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग इसके लिए अहल होंगे और कितने लोगों को ये मजीद प्लॉट्स के लिए कर्ज दिए जाएंगे? कोई एक अमाउंट, कोई फिगर है उसकी? तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि हुकूमत पंजाब की जानब से हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटे रखे गए हैं जी, और जिस तरह प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया था हम घर बनाएंगे, बेसिकली ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसे फाटा और दीगर जो अदारे हैं आइडेंटिफाई करते हैं। अब सीन ये होगा, सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट था जिसमें एक जगह मुख्तस की जाती है, जैसे GR 1 है या 2 है, उसके लिए एक प्रॉपर एक जगह लैंड आइडेंटिफिकेशन होती है, यहाँ पर डिज़ाइन शुदा घर बनाए जाते हैं। तो ऐसा इस हवाले से ऐसा कुछ नहीं है। एक जगह डिज़ाइन की थी फैसलाबाद में, ये डेवो रोड पे फाटा काम की जानब से, लेकिन अभी ये सीन ये होगा कि हुकूमत पंजाब सिर्फ आपको कर्ज देगी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड नहीं है जिसमें एक स्पेसिफिक डिज़ाइन शुदा घर हों। तो जिस तरह पहले अभी हुकूमत पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं GR 1, 2, 3 के, तो वहाँ पर एक प्रॉपर जगह होती है जिसमें हर डिज़ाइन शुदा घर होते हैं 5-5, 7-7 मरला के, और वो सरकारी मुलाजमीन और अफसरान को दिए जाते हैं। ऐसा कुछ डिज़ाइन नहीं है। और लाहौर में जो मॉडल पेश किया है उसमें इब्तदाई तौर पर लाहौर में है, लेकिन दीगर अजला में फैसलाबाद में नहीं है कि जनाब एक जगह मुख्तस की जाए
कि शहरी बाउंड होंगे कि आप लोगों ने वहाँ पे ही घर बनाने हैं। सही। हुकूमत पंजाब आपको कर्ज देगी, जैसा कि देहाती इलाकों में 10 मरले और शहरी में 5 मरले, आप उस जो घर के लिए है तमाम तर सूरत हाल को अपना जो मैनेज करते हुए रेवेन्यू को वो घर बनाएंगे। तो सीन ये है कि हुकूमत पंजाब ने अरबों रुपए की लागत का ये प्रोजेक्ट रखा हुआ है, जिसका मकसद यही है कि हुकूमत पंजाब की आवाम को अपनी छत अपना घर एक स्कीम से इस्तेफादा करवाया जाए। लेकिन सीन ये है कि जो शहरी हैं पंजाब के, उनको कम से कम ये जो इस टर्म में रिलीफ है वो बिजली के बिलों में देना चाहिए, क्योंकि वो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वो यही है कि आप लोग रोज़मर्रा अशिया के मामूल के मुताबिक वही अगर अपनी, ठीक है प्रोजेक्ट तो हम नहीं कह रहे कि अच्छा नहीं है, प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन इसके जो समरात हैं वो दीगर आइटम्स पे भी अप्लाई होने चाहिए, जैसा कि बिजली के बिल हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, रोज़मर्रा मामूल के इस्तेमाल के मुताबिक होने वाली अशिया हैं, आटा है, चीनी, दालें हैं, इन पे चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है ताकि आवाम जो है वो इससे रिलीफ हासिल कर सकें। जो सही मानों में रिलीफ है वो यही है कि आप जब आपका वैसे ही आमदन बढ़ जाएगी, आप लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे तो उनके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, खुद के लिए वो एफर्ट कर सके, रादर देन के बगैर आमदन के आप जो आपको कर्ज मिल रहा है उसके आपको इंस्टॉलमेंट्स भी देनी है। अगर आप रेंटेड हाउस पे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसका 25-30 हज़ार तो आजकल बिल्कुल नॉर्मल रेंट है, तो आपको वो भी पे करना है, तो ये मजीद लोगों पर बोझ तो पड़ेगा। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि साथ इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो एज लिमिट है वो भी रखी गई है कि किस एज के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज मुझे आपसे जाननी है कि क्या ऐसी स्कीम के लिए वो लोग एलिजिबल हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग ही इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जिसमें कम आमदन वाले अफराद, यही है जिसमें हर शहरी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो। हुकूमत पंजाब ने देखें कम से कम उजरत तो सरकारी अदारों के मुलाजिम में भी 35 से 40 हज़ार है, इसमें हर लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका सवाल ये था कि इसमें एज लिमिट कोई नहीं है और अबव 18 जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सरबरा घर का होना जरूरी है। नादरा रिकॉर्ड में घर का जो सरबरा है वो इसका अहल होगा और वो अप्लाई कर सकता है। तो ये इनिशिएटिव्स तो अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि अभी दूर अंदेश देखना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट किस हद तक सक्सेसफुल होता है, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने जो शराइत रखी हैं अभी जो डीसी ऑफिस में भी कायम है, क्योंकि लोग ज़्यादातर ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो जो मैनुअल तरीके से चलने वाले शहरी हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक प्रॉपर सेल बना हुआ है जहाँ पे गाइड किया जाता है, अप्लाई भी कर दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा रेशो जो एप्लीकेंट्स की है वो रेंटेड है। ऐसे अफराद जो रेंट पे किराए पे रह रहे हैं उनकी जानिब से सबसे ज़्यादा इस स्कीम के लिए अप्लाई किया गया है, क्योंकि जिनका अपना ऑन्ड हाउस है वो नहीं मतलब अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उस इंटरेस्ट के साथ नहीं कर रहे। ज़्यादातर जो शहरी हैं जिनके पास अपनी छत अपना घर नहीं है उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उनकी रेशो जो है वो 18 से 85 के दौरान मतलब 85% लोग वो हैं जो रेंटेड हैं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो उनका ये मकसद होगा कि हम अगर स्कीम में नाम आ जाए तो किसी न किसी तरीके से अगर हम यहाँ पर रेंट पे कर रहे हैं 15 से 25 हज़ार पे कर रहे हैं, वही हम अपने आमदन से निकाल के हुकूमत पंजाब के कौमी खजाने में जमा करवाने कम से कम हमें 15 लाख तो मिल जाएगा। लोग इस इंटरेस्ट के साथ, इस सोच के साथ बढ़ रहे हैं कि मतलब वक्त गुजरने के साथ हमारे अपना घर बन जाएगा, चाहे वो 2 कमरे और अपनी छत ही हो जाए। तो इस स्कीम के हवाले से ये लोगों की जो है वो सोच है, और कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि जनाब ये जो शराइत है दुरानिया किस्त का वो बढ़ाया जाए और इसको या तो कम किया जाए या ड्यूरेशन बढ़ा दी जाए। तो अभी देखना ये होगा कि फैसलाबाद में बैलेटिंग तो हो चुकी है, अब वही लोगों का इंतज़ार है कि सबसे पहली जो किस्त है वो किसको मिलती है और वो किस जगह पे अपना घर बना रहा है और क्या उसका जो प्रोसेस होगा वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। लैंड जो आपको इसके लिए रिक्वायर्ड होगी वो गवर्नमेंट की तरफ से आइडेंटिफाई की जाएगी आपके लिए, या फिर आपको ये चीज खुद से देखनी है कि आपको किस जगह पे घर चाहिए और उसके बाद और उसमें क्या FD अप्रूव्ड होना उस जगह का, ये भी जरूरी है। थोड़ी सी शराइत मजीद अगर आप हमें डिटेल से बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि शहरी इलाकों में 5 और देहाती इलाकों में 10 मरले, ये स्कीम वो एरिया होगा जैसा कि डिफॉल्टर ना हो। अगर आप किसी सोसाइटी में बना रहे हैं तो वो कम से कम उसमें तमाम तर प्रेमिसेस में पूरा उतरती हो हाउसिंग सोसाइटी के ऐप में, तो वही उसके जो अहल होंगे। दीगर ये कि आप लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ना हो, आपका घर का सरबराह हो, किसी भी बैंक से आपका लोन न लिया हो, और जो तमाम शराइत हैं सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री में उसमें आप दर्ज हों, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें लैंड आइडेंटिफिकेशन इसलिए है कि वो जो प्रीमिसेस
जो हुकूमत पंजाब ऑन कर रही है, चाहे वो देहाती है या शहरी इलाके हैं, वहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसा कि बात की कि पहले इसके लिए एक लैंड की आइडेंटिफिकेशन की गई थी कि चक 5 में करनी है या दीगर चकूक में करनी है, तो ऐसा कोई लैंड का, क्योंकि फैसलाबाद की शहरी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो जगह तो ये वो बड़ा कम था। अब हुकूमत पंजाब आपको कर्ज देगी, आप अपना घर बनाएंगे, जो भी आप मतलब कर रहे हैं उसमें जो जाहिर है लीगल प्रीमिसेस में आके आपको तमाम तो शराइत पूरी करनी पड़ेगी। टीम आएगी, विजिट करेगी और आप लोगों के जो सारा चेक एंड बैलेंस करेगी। अच्छा, यहाँ पे जब टीम्स आती हैं तो अक्सर हमने फजील ये भी माजी में बहुत बार देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से मंसूबे या स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं और उसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड्स भी होते हैं। तो इस मंसूबे के साथ कैसे मेक श्योर किया जा सकता है कि किसी तरह का लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो? हुकूमत को इस पर कितना सख्ती से मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि टीम्स आ रही हैं लेकिन हमारे शहरियों को नहीं पता होता कि जो लोग उनके घर तक आ रहे हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं, वो एक्चुअल में हुकूमती नुमाइंदगान हैं भी या नहीं। तो फ्रॉड के चांसेस कितने % बढ़ जाते हैं इस तरह की स्कीम्स में? देखें ज़ीनत, इसमें तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये जो टीम्स हैं उनका ऐलान करना चाहिए कि ये फलां डिपार्टमेंट से या फलां जो बंदे हैं ये टीम में का हिस्सा होंगे। लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं फ्रॉड के। आप देखें ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसके तहत लोगों को पैसे मिलते थे। इमरान को ज़्यादा पता है कि वहाँ पर क्या कुछ होता था, और ख़वातीन से पैसे लेकर फिर उनको उनके पैसे दिए जाते थे। और इसमें भी खदशा है इन चीज़ों का कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपको अप्रूव हो जाएगा अब आपका लोन, तो उसके बाद फिर आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। या फिर जो टीम्स हैं वो जब घरों तक जाती हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे फ्रॉड करने वाले होते हैं कि वो आपके घर में जाकर सारा आपका डाटा इकट्ठा करते हैं जी। और इसी बहाने या तो फिर डकैती कर जाते हैं या फिर आपसे कुछ पैसे बटोर कर वो निकल जाते हैं। इस तरह के फ्रॉड जो हैं इनके चांसेस होते हैं, लेकिन ये तो जो अप्लाई कर रहे हैं, जो शहरी हैं, उनको अवेयर रहना चाहिए कि वो जो टीम आ रही है उसकी तस्दीक करें कि क्या वाकई ये गवर्नमेंट की तरफ से आई है। और अगर कोई इस तरह के मामलात हैं जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो पैसे मिलते थे उस उधर ख़वातीन से पैसे लिए जाते थे, तो इसमें भी ये खदशा है कि आपसे वो आपके पैसे बैंक में आ गए हैं लेकिन आपको देने से पहले कोई ये भी डिमांड की जा सकती है कि आप इतने पैसे हमें दें तो आपकी किस्त जल्दी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके चांसेस तो होते हैं, लेकिन इस पर जो गवर्नमेंट है या अदारे हैं उनको सख्ती करनी चाहिए कि इस तरह का कोई भी मामला जो है वो शहरी में। मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ, क्योंकि जो शहरी हैं उनको अवेयर करना ज़रूरी है। आपको किसी भी ब्रांच मैनेजर की कॉल आती है या लोग कहते हैं कि जनाब हम ब्रांच मैनेजर से बात कर रहे हैं, आप आएँ और अपनी जो फ़र्द है हमें दें, तो ये कड़ी शरायत है कि आप कोई भी आपकी घर की दहलीज के बाहर आए तो आप उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, आपको बैंक बुलाएगा, बैंक जाएंगे, बैंक में तमाम तरह की प्रीमिसेस होगी पूरी। और कुछ लोगों ने तो मतलब जैसा फ्रॉड की बात हो रही है, अपनी छत के कुछ फॉर्म निकाल लेते हैं और वो घरों में जाके घर के बाहर अंगूठे लगवाते हैं, तो ये भी एक बड़ा फ्रॉड है। लोग अपनी जो फर्द है, जो फर्द मलकियत है, रजिस्ट्री है, वो ना दें। बिल्कुल, इसमें लोगों को थोड़ा सा अटेंटिव होने की जरूरत है कि आपको जो तरीकेकार बताया जा रहा है आप उसी को फॉलो करें। अगर आपको ये आसान एक साथ पर कर्ज चाहिए अपना छत अपने घर के लिए, तो आपने बिल्कुल वही तरीकेकार अपनाना है जो आपको गवर्नमेंट बता रही है। आपने बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं पड़ना है कि अच्छा ये शॉर्ट कट है, इसके जरिए से मुझे जल्दी से कर्ज मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि वही तरीकेकार अपनाएं जो कि सही है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक बड़ी ही खूबसूरत प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो कि दिखने में तो लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करेगा, और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद है। और साथ ही साथ एक अच्छी खबर ये भी है कि सरिये की कीमतों में कमी वाक़ हुई है। फी टन अगर हम बात करें तो 10,000 रुपये तक की कमी देखने में आई है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं 1 kg के लिहाज से तो उसमें 1 किलो पर आपको 10 रुपये तक की कमी वाक़ होती दिखाई देगी। फजील, इससे जितना सरिया सेक्टर है उस पर कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में कितनी ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ आएंगी, क्योंकि 10,000 रुपये का अगर फ़र्क देखा जाए और इसने अगर ज़्यादा अमाउंट में सरिया लेना है तो उसके लिए काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। तो इससे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखें ज़ीनत, सरिये की कीमतें ज़रूर कम हुई हैं, लेकिन
जो लोग घर बना रहे हैं या जो कैपेसिटी रखते हैं बनाने जी। की, उनके लिए तो ये अच्छी खबर है कि उनको अब सरिया सस्ता मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट में कोई कारोबार का रुझान नहीं है, सही। क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर है और घर बनाना जो है वो इस वक्त तो सिर्फ ख्वाब की हद तक ही रह गया है। हर कोई अब घर नहीं बना सकता, ना सरिया पहुंच में है, ना ईंट, ना सीमेंट, ना रेत, ना बजरी, कोई भी चीज़। और फिर उसके बाद आप जब फ़र्ज़ करें घर खड़ा भी कर लेते हैं जी। तो उसके बाद की जो तैयारी है वो उसमें लकड़ी, बहुत लाखों टाइल, रुपए। वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी पहुँच से बाहर हैं। तो सरिया तो सस्ता हुआ है, लेकिन इसके बाद भी जो सरिये का कारोबार करने वाले ताजिर हैं उनका यही मौक़िफ़ है कि जी बिल्कुल काम ना होने के बराबर है। जैसे आज से कुछ 3 साल पहले एक बहुत बूस्ट आया था कारोबार में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, लोगों ने घर बनाना शुरू किए थे, लोगों के पास पैसा था, तो उस तरह का रुझान अब नहीं है मार्केट के अंदर। आप जब भी जाकर देख लें टिम्बर वायरन मार्केट, वो लकड़ी हो, सरिया हो या दूसरी चीज़ें हैं, वो बिल्कुल दुकानें खाली हैं, फ्री बैठे फारग बैठे हैं लोग। और फिर वहाँ पर जो मजदूरी करने वाले हैं वो लोडर रिक्शे वाले, और वो भी बहुत परेशान होते हैं कि जी अगर कोई चीज़ सेल होगी तो कोई अपने घर तक ले जाएगा उसको, तो वो लोडर रिक्शे वाले को बुक करवाएगा तो उसको पैसे आएंगे जी। तो इस चीज़ से जुड़े तमाम, उसके बाद जो आपके ये मजदूर और मिस्त्री हैं वो भी इस वक्त कारोबार की वजह से परेशान हैं कि अगर लोग घर बनाएंगे तो वो उनको मजदूरी मिलेगी, उनका भी कारोबार ठप है। और जब आपकी जेब में कोई पैसा नहीं आता तो आपको महंगाई ना भी हो तो महंगाई लगती है, ऐसा ही है। और इस वक्त तो महंगाई जो है वो बेहद बढ़ चुकी है, बिल्कुल है, बिल्कुल। और फिर लोगों के पास पैसा नहीं, तो 2 वक्त की रोटी जो है वो नहीं लोगों की पूरी हो रही, तो ये कंस्ट्रक्शन कहाँ से करनी है लोगों ने? तो उससे 10,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने खरीदना है या जो खरीद सकते हैं सिर्फ उनके लिए ही ये है, और वो 100 में से कोई 5 या 7% लोग होंगे जिनके जो खरीद रहे हैं अभी। बाकी क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि शहर भर में मुख्तलिफ तरह के शॉप्स, प्लाजे और डिफरेंट तरह की सोसाइटीज भी बनी थी, अब तो वो काम भी बिल्कुल ठप हो गया है। देख लें, प्लाजे भी नहीं बंद हो गए हैं ना, कोई नई चीज आपको नहीं देखने को मिल रही कि कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो। कंस्ट्रक्शन आपको, आप 15 किलोमीटर अगर सफर करें ना मेन रोड के ऊपर, तो 15 किलोमीटर पे आपको मुश्किल से कोई एक बिल्डिंग मिलेगी जो जिसपे काम चल रहा है, नहीं तो आपको कहीं भी नहीं नजर आएगा कि कंस्ट्रक्शन का काम। मतलब यही है ना कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और फिर इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, एक प्राइवेट बंदा तो उसको रोक लेता है, जो इसका इफेक्ट्स पड़ते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर पे बहुत पड़ते हैं। जैसा कि GOR3 फैसलाबाद चक जुमरा में 350 कनाल के करीब बनानी है, वो 44 करोड़ की स्कीम थी। अब कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम रोक दिया कि जनाब प्राइस वेरिएशन बढ़ी है, कंस्ट्रक्शन मटीरियल बढ़ा है, तो लगभग हमें 1 अरब दिया जाए। अब देखिए कितना अभाव हो चुका है। जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, RPO कॉम्प्लेक्स है, CPO कॉम्प्लेक्स है, इसी तरह जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स की बिल्डिंग्स हैं वो इस वजह से रुकी हुई हैं कि प्राइस वेरिएशन की मद में उनको रिवाइज कॉस्ट एस्टीमेट यानी कि तरमीम शुदा जो तखमीनी लागत वो दिए जाएंगे, मंजूरी होगी, फंड्स मिलेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से काम शुरू किया जाएगा। फैसलाबाद में ऐसे काफ़ी स्कूल्स हैं, यहाँ पर काम तो हो रहा है और फिर सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को रोक देता है कि जनाब कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बड़ी है, अब मुझे अजाफी जो लागत है वो दी जाएगी तो मैं काम। इसमें नुकसान तो होता है, शहरी का होता है, कौमी खजाने का होता है। इसमें ये होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड के दौरान जो इतने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू किए जाएं, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ये होता है कि आप लोगों के पास पैसे हैं तो आप कर सकते हैं शुरू, नहीं तो आप रोक लेते हैं। तो इसका जो पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, रोड से बड़ा असर पड़ता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन की तमाम तरह जो चीज़ें जुड़ी हैं, ये इसकी जो कॉस्ट है उस पर जुड़ी हुई हैं। आप रोड सेक्टर देख लें, उसमें फंड उसको मिलने हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने शुरू करने हैं, अदरवाइज नहीं करने। तो ऐसे 20 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रुक चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस वेरिएशन कि जनाब कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है। मतलब कि अगर हम ये कहें कि पंजाब हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अपनी छत अपना घर,
वो अगर वो मिल भी जाता है लोगों को कर्ज, तो सरिये की कीमत सिर्फ 10,000 कम हुई है, बाकी ईंट की कीमतें भी वैसी हैं, रेत की भी वैसी हैं, बर्शी की भी वैसी हैं, जो कि सब चीजें मिलकर आपने अपना घर बनाना है, तो लोगों के लिए मुश्किल तो होगी। अच्छा, ब्रेक से पहले हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स आप किसी के हाथ नहीं दे, तो मैं जरूर चाहूंगी कि यहाँ पे आप थोड़ा सा ये डिटेल हमें जरूर बताएं देखने वालों को कि अपनी छत अपने घर प्रोजेक्ट के हवाले से लोगों को किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, किस तरह के दस्तावेज उनको चाहिए होंगे, फिर ही वो एलिजिबल हैं कि वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। बिल्कुल, सबसे पहले तो घर का सरबराह, और सरबराह भी वो हो जिसके नाम उसकी जाती प्रॉपर्टी हो, जमीन के कागजात हो, फर्द हो, रजिस्ट्री हो, ऑनरशिप हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऐसे हसास डॉक्यूमेंट हैं जो आपका मुश्तरका खाता शो करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आप अगर कहीं ऑनलाइन भी अप्लाई करवाते हैं बाहर से भी किसी शॉप से, तो आपने जो फर्द है, अपनी जो रजिस्ट्री है, वो अपनी जिसे कहते हैं प्राइवेट हिंट में रखनी है, वो उसकी कॉपी करवा के वहां पर रख नहीं देनी। आजकल बहुत ज्यादा जो मुबैना फ्रॉड होता है टैपिंग में, प्रॉपर्टीज में, वो यही है, क्योंकि ऑनलाइन तो बाज खाते ऑनलाइन है, बाज नहीं है। तो इसमें शहरी को अवेयर होना पड़ेगा कि सबसे पहले आप अपना जो अंगूठा, कोई भी आ जाए उसको अंगूठा नहीं लगाना फॉर्म पे किसी पे, क्योंकि इसमें कोई अंगूठे का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना, आपको मैसेज आएगा थैंक यू फॉर द अप्लाई, यू आर सक्सेसफुली एडेड। उसके बाद आपका बैलेटिंग में नाम आएगा, बैलेटिंग में नाम आने के बाद बैंक से आपको कॉल आएगी, फिर आप बैंक जाएंगे, अपने तमाम दस्तावेज़ात हैं जो वो चेक करवाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर जो बैंक है और हुकूमती जो टीम है वो आपको जांच पड़ताल करते हुए आपको थ्रू जो उनके रूल एंड रेगुलेशन है वो आपको किस्त देगी। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको कॉल आ रही है कि जनाब हम नुमाइंदे बात कर रहे हैं, आपकी जो इब्तदाई रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आपको डाउन पेमेंट ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये लोग जो है वो जाहिर है जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो जो फ्रॉड है उनकी चांदी होती है, वो हमेशा अपनी इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी जेबें भरते हैं। कोई भी हो, आप कोविड लगा लें, आप ये बिस्प लगा लें प्रोग्राम्स, आप ये सास प्रोग्राम लगा लें, आप जो भी प्रोग्राम का बात करें, तो उसमें लोग ये कहते हैं हम यहाँ से नुमाइंदे बात कर रहे हैं, आपका ये हो चुका है तो आपको ये देना। बड़े लोग जमा पूंजी गवा भी बैठे वाला फ्रॉड होता है। दूसरा मेरी नजर में एक और फ्रॉड ये भी है कि अगर आप एलिजिबल नहीं है किसी स्कीम के लिए और आप फिर भी उसमें अप्लाई कर रहे हैं और फिर भी किसी हकदार का हक मार रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्योंकि हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट जो पूरी स्कीम थी उसमें भी देखा कि ऐसे ऐसे लोग भी पैसे ले रहे थे जो कि अपने घरों में अच्छे खासे थे, सेटल थे, उनको जरूरत नहीं थी। तो अगर आप किसी हकदार का हक भी मारते हो तो भी आप उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो, तो भी आप स्कीम के साथ फ्रॉड कर रहे हो। तो खुदारा इन तमाम चीजों से आपने अवेयर रहना ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से आप बच सकें। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे वक्त छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। पंजाब हुकूमत की जानिब से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें शहरी हजरात जितने भी शहरी फैमिलीज हैं उनके लिए 5 मरले और जितने देहाती इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले खानदान उनको 10 मरले तक की आसान एक साथ पर कर्ज दिया जाएगा ताकि वो अपना घर बना सकें। इस महंगाई के दौर में, बेरोजगारी के दौर में एक स्कीम लॉन्च की गई है, तो ये कितनी लोगों के लिए मुस्तफिद साबित होती है, लोग इससे कितना फायदा उठा पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि फर्स्ट बैलेटिंग हो चुकी है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मजीद इस प्रोजेक्ट में उनको फायदा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हों और तमाम क्राइटेरिया को मीट करते हुए वो कर्ज के हकदार बन जाएं। तो इमरान, इसमें जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या उनको अपनी जितनी भी माहाना आमदन है उसका भी पूरे का पूरा रिकॉर्ड उसमें शो करना पड़ेगा? और इसमें कितना कम से कम मैक्सिमम आपके पास कितनी सैलरी हो या कितनी आमदन हो आपके घर की, तभी आप अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल ऐसा ही है। 35 से 70 के दौरान जो है आपकी कम से कम आमदन हो जी, और आप की जो छत है वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो, आपके नाम कुछ हो जो आप हुकूमत पंजाब को शो कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी होगी, अपनी छत होगी, तो वो क्यों इस स्कीम के लिए कर रहे हैं? लोग बास लोग इस पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगी जो कि ऑलरेडी रेंटेड प्रॉपर्टी पर हैं या फिर उनके पास अपना घर नहीं है और वो अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद है और उनको एक तरीके का नजर आता है कि चले हमारे पास कुछ सेविंग है और कुछ कर्ज हम हुकूमत से लेकर अपना घर बनाने के लिए कुछ इनिशिएट कर सकते हैं, चाहे वो फिर 5 मरले का ना हो, कोई छोटी ही प्लॉट ले लें। लेकिन इसमें ये भी एक क्लॉज शामिल किया गया कि 5
5 मरले तक का ही घर आप बनाएंगे, जी। तो ये उन लोगों के साथ जाती नहीं है जिनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले जो हमें लग रहा है कि हुकूमत पंजाब को जो ब्लॉक है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास अपना घर है ही नहीं है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ना जमीन है, ना जायदाद है, कुछ भी नहीं है, आपने एक ब्लॉक रख दिया है कि यहाँ पे आप अपना ओनरशिप, फर्ज, मलकियत, रजिस्ट्री अपलोड करें। उसके पास कुछ है ही नहीं है तो क्या अपलोड करेगा? सबसे पहले इसको थोड़ा सा तरमीम करना पड़ेगा कि जो अपनी छत अपना घर स्कीम है इसको आप रिवाइज करें कि जिनके पास कुछ अपना ऑलरेडी पहले से है वही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप पूरी, मैंने वेबसाइट का पूरा किया है, अप्लाई प्रोसेस सारा कुछ दिया हुआ है। आप एंड पे जाके अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपका अप्लाई होता है, अदरवाइज आपका अप्लाई नहीं होता। और जो बैंक है, बैंक में भी शरायत है कि आप उनको फर्ज, रजिस्ट्री कुछ ना कुछ देंगे तो आपको कर्ज देंगे, उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं देंगे। मतलब ये कि आपको कम से कम ये रिलीफ देना पड़ेगा कि हुकूमत पंजाब अगर आपको दे रही है, बिला सूद कर्ज दे रही है, तो कम से कम ये जो कैटेगरी हटा दें कि आप यहाँ पर अपनी असल रजिस्ट्री जो भी अपलोड करें। एक बंदा रेंटेड है तो उसमें यह कि वो चला गया है वहाँ से, अब ज़ाहिर है रेंट आते रहते हैं, तो उसमें ये तो नहीं है कि वो जो मालिक मकान है वो कभी भी रजिस्ट्री या फर्ज मलकियत किराएदार को नहीं देगा। एग्जैक्टली, तो वो तो उसकी चीज है ना। हाँ, तो इसमें ये देखना पड़ेगा जो इनके हाउसिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, कम से कम इसमें थोड़ी सी तरमीम करें। ज्यादातर यहाँ पे यही मसाइल आ रहे हैं, जो लोग थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवा रहे हैं या डीसी ऑफिस आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास तो कुछ है नहीं है, ना तो हमारे पास अपना पर्सनल खाता है, हम माइग्रेटेड हैं लेकिन रेजिडेंट यहाँ पे हैं, तो वो फिर अपलोड नहीं होता, फिर वो अधूरा रह जाता है। क्योंकि सारी बातें जब आप पूरे के पूरे क्राइटेरिया को ही नहीं कंप्लीट करेंगे तो आप किसी भी तौर पर एलिजिबल नहीं होंगे, और ये सूरत हाल चलती रहेगी। तो फजील, इस पूरे स्कीम का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मकसद है, क्योंकि देखने को तो बज़ाहिर ये बड़ी अच्छी स्कीम लग रही है कि लोगों को लोन मिल रहा है, वो अपना घर बना सकते हैं, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी घर मौजूद नहीं है उनके लिए ये स्कीम होनी चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के लिए जिनके पास प्रॉपर्टी है। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत जब कोई भी पैकेज लेकर आती है, कोई भी स्कीम लेकर आती है, तो उसमें क्लॉजेज जो शामिल करते हैं उसको बड़ी सोच समझ के ग्राउंड रियलिटी को चेक करते हुए करना चाहिए? देखें जीनत, जो सबसे पहली शर्त है गवर्नमेंट की वो यही है कि आपके पास अपनी कोई जगह हो। हमने सिर्फ आपको पैसे देने हैं घर बनाने के लिए, ठीक है, जगह के पैसे नहीं देने, ठीक है। तो उसमें आपके पास जगह की रजिस्ट्री होनी चाहिए, कोई प्लॉट छोटा मोटा कहीं भी होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने फर्द या रजिस्ट्री जो भी उनको शो करनी है वो तो आपके नाम होगी तो फिर ही शो होगी। तो अगर गवर्नमेंट ऐसे करती कि आप कहीं ना कहीं कोई जगह जो है उसको देख लेते, किसी इलाके के अंदर वो जगह के भी थोड़े से पैसे आप ऐड कर देते, कोई 3 मरले, 2.5 मरले, 5 मरले, इस तरह की कैटेगरी बनाकर। अब 5 मरले का हर किसी के पास नहीं होगा प्लॉट, हर किसी के पास 5 मरले शहर में जगह नहीं होगी। मुश्किल है। गांव के अंदर तो चलें आप कह सकते हैं कि 10 मरले जो है वो हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जगह होती है, खुली जगह होती है। तो शहरी इलाकों के अंदर बहुत मुश्किल है। यहाँ पर 2 मरले, 2.5 मरले की कैटेगरी जो है वो भी होनी चाहिए थी कि जो किराए पर रह रहे हैं और उनके पास चलें 2 मरले या 2.5 मरले जगह है तो वो उसको कर्ज लेकर बना लें, अपना घर वो बनाकर उसमें शिफ्ट हो जाएं। तो जिस तरह से इमरान ने बात की है कि 35,000 से 70,000 रुपये तक सैलरी की शर्त रखी गई है, तो जो मैंने पहले बात की थी, अब 70,000 रुपये में से या 60,000 रुपये में से जो 14,000 रुपये गवर्नमेंट को किस्त दे देगा, वो बिजली का बिल कैसे अदा करेगा, अपने बच्चों की फीस कैसे अदा करेगा, अपने घर का किचन कैसे चलाएगा? तो इसका दुरानिया जो है वो आपको बढ़ाना चाहिए, ये किस्त कम होनी चाहिए। हाँ। और दूसरा जो ये आप बात कर रही हैं कि किसी के पास जगह नहीं होगी, तो ये इस हवाले से भी कोई फिर गवर्नमेंट को अच्छा स्टेप लेना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया है कि मतलब होना चाहिए कि ताकि लोगों के लिए, अगर आप अपनी छत, अपना घर का क्योंकि इस टाइम पे जितनी महंगाई है, 5 मरले की जगह लेना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, और फिर जो लोग इतनी मुश्किल से वो जगह ले लेंगे तो फिर सारी बातें कंस्ट्रक्शन के लिए भी अगर हम देखें तो 15 लाख में बहुत मुश्किल हमें जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस हवाले से जब भी इस तरह की स्कीम्स या प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं तो उसमें जरूर रियलिटी को मलूज़े खातिर रखते हुए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ बज़ाहिर वो देखने में लोगों के लिए
अच्छी चीज़ हो लेकिन उससे लोग उस तरह से एक्चुअली उससे मुस्तफिद ना हो सके, तो इस तरह के प्रोग्राम्स का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरह की चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए, मज़ीद ऑप्शंस रखें ताकि हर कोई इससे मुस्तफिद हो सके। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए कवानीन के पास तारीफ भी हद ज़रूरी होती है और हम हमेशा से जोर देते हैं, अपने शहरियों को भी कहते हैं कि जिस तरह के कवानीन उनके लिए बनाए गए हैं अगर हम उनको फॉलो करते तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ आ सकती हैं। हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरह के अप्स एंड डाउन चल रहे होते हैं और उसमें कानून का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली देखते हैं कि जिस तरह से बाकी मामलात मुल्क की बहुत सारे हालात ख़राब हैं और सूरत हाल थोड़ी सी गंभीर दिखाई देती है, तो इसी तरह से हमारी जितनी भी अदालतों के मामलात हैं बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े रहते हैं। बहुत ज़्यादा वकला को मसाइल का सामना करना पड़ता है, साइलिन को बहुत सारे इंसाफ के हसूल के लिए प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजूहात ज़रूर होती हैं। उन वजूहात को आज तलाश करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि वकला जो कि इस फील्ड में आ रहे हैं, यंग जनरेशन हमारी, उनको किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना है, स्पेशली फीमेल का किरदार कितना इंपॉर्टेंट है हर इदारे की तरह कानूनी इदारों में भी, और कानूनी इदारों को मजबूत बनाने के लिए जितने कानून साज इदारे हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए, हुकूमत वक्त का इसमें कितना अहम किरदार होता है। क्योंकि फैसलाबाद की अगर हम अदालतों की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जरीना मसाइल हैं जो कि सुनने में बड़े आम से लगते हैं, बहुत सारे लोग उससे फेमिलियर हो चुके हैं, लेकिन उन पर बार बार बात इसलिए की जाती है ताकि उन मसाइल को हम बेहतर अंदाज से हल कर सकें। और बार बार जब दरवाजे पर दस्तक दी जाती है तो इस उम्मीद के साथ दरवाजा एक दिन खुल ही जाता है। तो उसी उम्मीद के साथ हम भी इन तमाम इश्यूज पे बार बार बात करते हैं ताकि हम उनका बेहतर अंदाज से हल लेकर आ सकें। तो आज भी हम कुछ कानून के हवाले से बात करेंगे, वकला के मसाइल के हवाले से, साइलिन के मसाइल के हवाले से, और फैसलाबाद में कितने अब तक के केसेस पेंडिंग हैं और हर महीने कितने ज़्यादा केसेस जो है वो सॉल्व हो रहे हैं, क्या मसाइल हैं कि अदालतों के और केसेस के लोगों को कितना प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। इस हवाले से हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे और उन दोनों मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ बिना ताखीर के, ताकि हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर हमजा यासीन, कानूनदान है, और उन्हीं के साथ अली रजा डोगर, एडवोकेट, कानूनदान, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद और यूथ कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र। पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और साथ ही साथ है यंगस्टर्स को देख के और यंगस्टर्स की बात करें तो और भी ज्यादा मजा आता है। तो आपसे हमजा बात का आगाज करेंगे कि वकला हमारे बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं कि हमें बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि यंग वकला, जितने नौजवान वकला आ रहे हैं, उनको किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल वकला को काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, जिसके अंदर, क्योंकि मैं खुद एक यंग लॉयर हूँ और आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर ऑफ माई फैमिली, तो मुझे पता है जिस तरह के प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, हमारे जो सीनियर्स हैं ये होते तो काफ़ी अच्छे हैं, इन्होंने ऑब्वियसली मेहनत की होती है, लेकिन ये किसी और को चांस या तो देना नहीं चाहते या शायद वो अपनी एक सीट छोड़ना नहीं चाहते और नीचे अपने जो यंग जनरेशन यंग लॉयर्स हैं उनको कुछ सिखाना नहीं चाहते हैं। कुछ काफ़ी अच्छे भी हैं, वो सिखाते भी हैं, फिर उनके ऑफिसेज उस हिसाब से वर्क भी करते हैं, उसके अच्छे लॉयर्स भी निकलते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ हमारे जो इस वक्त क्या कहते हैं आपको एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं, वो इस वक्त अपनी सीट को छोड़ना नहीं चाहते और अपनी बेसिकली आगे जो इन्होंने एजुकेशन लिया, एक्सपीरियंस लिया, उसको शेयर नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से हमारे जो यंग लॉयर्स हैं या जो बाहर से तालीम हासिल करके आए हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात का शिकार होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो कोर्ट का निज़ाम है या आप कह लें अदालती निज़ाम है, वो इतना डिप्लीट हो चुका है, स्लो हो चुका है कि उसके अंदर डेट पे डेट वो हमने सुना था बचपन में तारीख पे तारीख, वो अब जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की है तो हमें पता चला कि वाकई सनी देओल का वो जुमला है, वो डायलॉग वो सच है, वो सच है बिल्कुल। वो तारीख पे तारीख वो पढ़ती जाती है और उसके बाद टाइम गुजरता जाता है, जिसकी वजह से एक इतनी बड़ी फाइल जमा हो जाती है कोर्ट्स के अंदर कि उसके बाद फिर ऑब्वियसली जजेस सुबह शाम काम करें, फिर भी वो एक इतनी बड़ी तादाद है केसेस की जो वो खत्म नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी पेंडिंग जो केसेस की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप बताएं कि आप हमजा से इस बात से कितना रिलेट करते हैं कि हमारे सीनियर्स जितने बैरिस्टर्स हैं या वकील हैं, जजेस हैं, या आने वाले वो जनरेशन को उस तरह से वेलकम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए उतना सपोर्टिव नहीं है। मेजॉरिटी मतलब कुछ ना कुछ तो होता है, यानी कि इसमें फिगर होता है कि कुछ लोग करते
करते हैं, सपोर्ट कुछ नहीं करते हैं, तो आप क्या इनकी इन इश्यूज से रिलेट कर पा रहे हैं? जी मैम, मैं इस बात को इस तरह आगे बढ़ाऊंगा कि आल्दो किसी हद तक हमजा भाई की बात ठीक है, लेकिन अगर फैसलाबाद बार की बात करें, यहाँ पे 5-6 हज़ार रजिस्टर्ड वकला की स्ट्रेंथ है, तो उसमें 2-4 वकला का सीन ऐसे होगा। मेरे ख्याल में जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आप शुरू दिन से लेके एज अ स्टूडेंट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, जब आपने LLB या अपनी लॉ की डिग्री मुकम्मल की, तो आप एक कंफर्ट जोन में हैं। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे आप निकले हैं और आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल मैदान में फेंक दिया गया, जनाब ये आपकी कोर्ट कचहरी, आप जाएं, आप पेश हों। वहाँ पे टीचर की कमी, ऑब्वियसली आप सारा अपने एजुकेशनल जो आपका टेन्योर है उसमें एक टीचर की छतरी के नीचे रहे हैं, बिल्कुल आपको इशू होगा। वहाँ पे टीचर जो आपका सीनियर है, अगर उसके पास पहले एक दिन में 100 केस लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो आपको अलग अलग केस से डिसाइड करे। एक तो आ गया सीनियर के पार्ट पे। दूसरा, हमारा जो नौजवान वकील है जो बार में आ रहा है, वो बेचारा जब पहले दिन आता है तो उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स उससे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि जनाब अब ये एतजाज हसन बन जाएगा, अब ये अहमद खान बन जाएगा। वो आपको ऐसी मुश्किल कानूनी सवाल, पेचीदगियां, प्रपोजिशन पूछेंगे जो बंदा फिर उसने तो बेचारे ने भी गो थ्रू नहीं किया, फेस नहीं कर पा रहा, एक बेचारे को वहां पे मिसाल का सामना। अब तीसरी बात आ गई जनाब, जो हमारा लिटिगेंट है ना जी, उसके नजदीक जो बंदा अच्छे बाल बनाए हुए हैं, पेंट कोट अच्छा डाला हुआ है, फॉरेन क्वालिफाइड है, लेकिन वो यंग है, वो अच्छा वकील नहीं है। बदकिस्मती से जो लिटिगेंट है उसका प्रपोजिशन ये है कि अच्छा वकील वही है जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, जिसकी उम्र 50 के पास है और वो आधा सर से गंजा भी हो गया है। ये बात बकती है, वो पसंद ही नहीं करता किसी सूरत भी कि वो अपना केस जो है ना वो अपने यंग किसी वकील के हवाले करे, जनाब आप मेरे केस को लुक आफ्टर करें। तीसरा भी, जब हमारा आप देखें, आप कोई भी एजुकेशन आप मुकम्मल करते हैं, आप उसके बाद जॉब लगती है, तो कम से कम आपको बेसिक आपकी जो यूटिलिटीज ऑफ लाइफ हैं, बेसिक नीड्स हैं, उसके राउंड अबाउट प्लस माइनस करके आपको कुछ ना कुछ पे की मद में या स्टेटमेंट की मद में आपको वो अदारा जो जॉब जो है पे करती है। यहाँ पे कोई भी ऐसा सीन नहीं है। आप आते हैं, आते ही आपके वालिदैन, आपकी फैमिली आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि जनाब आप जाएं और जाके आप खुद भी कमाएं, हमें भी कमा के ला के दें। वहाँ पे आगे सीनियर्स का रवैया, वहाँ पे आगे लिटिगेंट्स का रवैया, लिटिगेंट के साथ आपके मामला, फिर वो मेरा नहीं ख्याल भी आपके लिए इतना आसान रह जाता है। तो फिर एक स्टेटस ये भी है कि अगर आपकी क्लास में 20, 25, 30 बच्चे हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें 10 जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। तो जब बंदा उन बंदों को देखता है जो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो तो जनाब वो जा रहे हैं कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की वाली बात है। तो फिर वो बंदा जो है वो आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन ये है कि आप वो इतना आगे जा रहा है, तो फिर आपके लिए बहुत मसला और भी है कि हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, किसी भी सेक्टर की बात करते हैं, तो मौजूदा हालात में हम अपनी बेसिक नीड्स में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि हम अपनी स्किल्स को उस तरह से इन्हांस करके अपने फील्ड में अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम, जैसे कि आपने बात की है कि हायर एजुकेशन हासिल करके जो बाहर से लोग वापस आते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे सर्व करना चाहते हैं अपनी रेलिवेंट फील्ड में, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स वकला को भी फेस करनी पड़ती है कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए हैं, देन आप पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं, तो निज़ाम अदल का जो पूरा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं, इस यहाँ और वहाँ के सिस्टम में क्या डिफरेंस है और क्या प्रॉब्लम्स है जो कि आप देखते हैं कि वहाँ नहीं लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, वहाँ बहुत स्मूथली चीज़ें चलती हैं बाहर के ममालिक में, पाकिस्तान में लोगों को उस तरह के चैलेंजेस का सामना है जो कि दुनिया जिनसे बहुत आगे निकल चुकी है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो अब फॉर इंस्टेंस मैंने शुरू से इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की है, तो मुझे लगता था कि शायद मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है और अब मेरे पास डिग्री भी है, मेरे पास नॉलेज भी है, लेकिन मैं वापस आके जब मैं स्टार्ट करूँगा प्रैक्टिस तो काफ़ी अच्छी होगी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त एक बबल में था। वो बबल तब बर्स्ट हुआ जब मैंने फर्स्ट टाइम कचहरी में अपना पाँव रखा और जब मैं मतलब जज साहब के सामने पेश हुआ तो मुझे पता चला, हमने सुना था कि क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, चीफ एग्जामिनेशन होती है, इस तरह की सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी थी प्रैक्टिकल नहीं किया था। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर है तो उस तरह की वो चीज़ें ही नहीं थी। हमें वहाँ पे सिखाया गया था कि आपने ड्राफ्टिंग अच्छी करनी है, आपने पूरा फाइल वर्क कंप्लीट करना है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे उन सारी चीज़ों को आप स्टेप को एक दफा मिस करा के फिर उसके बाद जो फर्दर चीज़ें होती हैं डायरेक्ट लिटिगेशन में जाते हैं।
अब हमारे जो यंग बैरिस्टर्स हैं या यंग लॉयर्स हैं जो बाहर की तालीम हासिल करके आ रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ तो ये होती है कि हमने सारा इंग्लिश में पढ़ा होता है और पाकिस्तान में आके फिर हमें अल्टीमेटली उर्दू के अंदर जब पढ़ना पड़ता है। अब जैसे एक वो छोटा सा था, मैं आया तो मुझे मुद्दई का मतलब नहीं पता था, तो यहाँ पर आके मुझे पता चला कि प्लेंटिफ को मुद्दई कहते हैं। हाँ। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। दूसरा ये था कि हमारा जो अब यूके का जो निज़ाम है सारा, उसके अंदर उन्होंने सेगमेंटाइज किया हुआ है कि वहाँ पे सोलिसिटर्स हैं, बैरिस्टर्स कोर्ट के अंदर अपेयर होंगे, सोलिसिटर्स के साथ आपकी मीटिंग्स होती हैं, तो बैरिस्टर्स ने सिर्फ कोर्ट के अंदर अपेयर होना है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो लॉयर्स हैं वही क्लाइंट को भी डील कर रहे हैं और देन कोर्ट के जो मैटर्स हैं वही डील कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है कि इतना उन्होंने बर्डनाइज अपने आप को किया है। अगर वो सेगमेंटाइज कर दें, अपने रोल्स डिफाइन कर दें, डेलीगेट कर दें अपनी ड्यूटीज, तो शायद उनके लिए भी ऑफिस वर्क आसान हो जाएगा। और इसी तरह जो हमारे न्यू लॉयर्स हैं, जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, उनको एक मौका मिलेगा कि उनको काम करने का भी मौका मिल रहा है, प्लस उनको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा अच्छा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हमने सेगमेंटाइज कर देना चाहिए अपने इस फील्ड को। फील्ड बहुत वास्ट है और पाकिस्तान का निज़ाम कानून बना भी बहुत अच्छा है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। इसको बस जिस तरह वो लोग मतलब हमारे सामने रखते हैं, पेश करते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज कर लें तो ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, और इसके लिए शुरुआत हमें हमारे जो है वो तालीमी इदारों से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ का कोर्सेज और सिलेबस जैसे कि आप बता रहे कि हर चीज़ वहाँ पे कैटेगराइज्ड है और डिफरेंट सेगमेंट है, तो यहाँ पे लोगों को पता नहीं, और कानून वाकई बड़ा जबरदस्त बना हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके लिए, उनके राइट्स के लिए किस तरह के लॉज हैं, और उनसे जो उनकी नावाकफी है वो बहुत बड़ी एक अलमिया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। ये तमाम बातें जो हमजा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो बाद की बातें, यहाँ पे तो लोगों को बैठने के लिए चैम्बर तक नहीं मिलते हैं। चैम्बर के इतने ज्यादा मसाइल हैं, पार्किंग के मसले हैं, सिक्योरिटी के मसले हैं, ये वो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि अपने अदालतों को फुल प्रूफ करके दें, क्योंकि आपका ताल्लुक थोड़ा सियासत के साथ भी है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि इस पर भी आपका स्टांस लूं कि गवर्नमेंट इन इदारों को मजबूत करने के लिए क्या करती है। मैम, मेरा चौका मैंने तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8 ईयर्स मैंने जो है प्रैक्टिस लाहौर में की है। वहाँ मैं लाहौर की लोअर कोर्ट्स में भी पेश हुआ हूँ, हाई कोर्ट में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। वहाँ पे एक ट्रेंड है, वहाँ पे आप जो कोर्ट की टाइमिंग है 8 से 3 अमूमन, और वहाँ पे आप अपने छोटे चैम्बर्स में रहते हैं या अपने ओपन जगह पे बैठे हुए हैं, सेशन कोर्ट में बैठे हुए हैं। 3 बजे के बाद जब कोर्ट टाइम ऑफ होता है तो देन यू मूव टू योर मैं आपकी बात प्राइवेट। को यहीं से कंटिन्यू करूंगी क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एफएम। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कवानीन के हवाले से हमेशा से हमारा जोर रहता है कि जरूर उसको फॉलो करें, क्योंकि किसी भी शहर के निज़ाम को और महज़ब कौमों का ये वतीरा भी है कि वो अपने उनके लिए जो लॉज बनाए जाते हैं उनको फॉलो करते हैं। लेकिन उन्हीं लॉज बनाने वालों के लिए और वकला के लिए, जजेस के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी हवाले से हम बात कर रहे थे। और सबसे बड़ा मसला जो कि हम अपनी अदालतों में देखते हैं वो है चैम्बर्स का। नए आने वाले वकला को चैम्बर भी नहीं मिलता, क्योंकि बहुत भारी भरकम भाई उसके जो है वो फीसेस भी होती हैं, उसके पैसे भी अच्छे खासे उस पर लगाए जाते हैं, उसके बावजूद उसके बाद आपको चैम्बर मिलता है। तो इतना तो नया आने वाला वकील आमदनी भी नहीं उसकी होती जितने के चैम्बर के खर्चे होते हैं या चैम्बर की जितने ज्यादा आपको पे करना पड़ता है। तो ये एक बहुत दरीना मसला है। तो रोगर साहब, ये मसले कैसे हल होंगे? हम तो अपने आने वाले वकला को, नए जितने यंग है, उनके लिए जगह ही नहीं बना पा रहे हैं। कोई ऐसी बिल्डिंग ही हमारे पास मौजूद नहीं है जहाँ पे चैम्बर्स की तादाद को हम पूरा कर लें और उसके बाद सुनेंगे अपने आने वालों के लिए और उनके लिए आसानी पैदा होगी। और खवातीन को स्पेशली इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। किसी भी वकील के लिए मैम सबसे बुनियादी चीज जो उसको चैम्बर है। अगर उसका ऑफिस होगा, उसका अपना एटमॉस्फेयर बेहतर होगा, तो वो प्रॉपरली आपका केस सुन सकेगा, आपके केस को प्लीड कर सकेगा, अपने क्लाइंट को फेवर दिलवा सकेगा। अब हम इस चीज को एक ब्रैकेट में नहीं डिस्कस कर सकते कि ये क्यों हो रहा है। जब हमने लॉ किया पंजाब यूनिवर्सिटी तकरीबन 2004 से 2007 के बैच में, उस वक्त अगर हम किसी को बताते थे आप क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं हम वकील मार रहे हैं। अच्छा, वकील के साथ आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपसे भी पूछा जाता है? वकील के साथ आप? मुझे अभी तक लगता है शायद ये आर्टिस्ट से पूछा जाता है कि अच्छा आप अदाकारी तो करते हो उसके साथ। अच्छा, उसके वक्त लोगों का रुझान इतना नहीं था कि आप अपनी फैमिली उसको वकील बना रहे हैं। लोग
लाहौर की हम बात कर रहे थे। लाहौर में मैडम ये कंसेप्ट है कि 3 बजे के बाद आप अपने उठते हैं तो आप अपने चैम्बर्स में चले जाते हैं, जो कि कोर्ट की प्रेमिसेस में नहीं है। ठीक है। आपने बेहतरीन से बेहतरीन रेनोवेट चैम्बर किया हुआ, आप बहुत इजी माहौल में आप बैठे हुए। फैसलाबाद में जो ट्रेंड है ना, फैसलाबाद में अभी कचहरी से बाहर जो है ना चैम्बर ऑफिस का ट्रेंड इतना नहीं चल सका। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स पिछले 5 से 7 साल में न्यू इनरोल हुए हैं ना, मेरे ख्याल में जब से ये बार बनी है तब से लेके पिछले 7 साल तक उतनी स्ट्रेंथ उनकी है, नेक्स्ट 7 ईयर्स में उतने नए इनरोल हो गए। ये चैम्बर्स की महंगाई, कास्ट का इतना ज़्यादा होना, मेरे ख्याल में ये डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। जगह है आपकी फिक्स, थोड़ी जगह है जी। तो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो वुकला आ रहे हैं, वो इन बल्क में आ रहे हैं। उसकी वजह से आप इमेजिन ही नहीं कर सकते वहाँ पे एक छोटे से छोटे चैम्बर की क्या प्राइस है। आल्दो जो यहाँ की बार इंतजामिया रही है पिछले 2-3 टेन्योर्स में, उन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश की है, 2 बड़ी बिल्डिंगें भी बनाई हैं उन्होंने, लेकिन इनफ्लो इतना ज़्यादा है वुकला का, जगह इतनी कम है कि उनके लिए भी अब मैनेज नहीं हो पा रहा कि कैसे वकीलों को एडजस्ट किया जाए। एक स्कीम थी कि यहाँ से कोर्ट्स किसी दूसरी जगह पे मूव ऑन की जाएं, खुली जगह हो, लेकिन अब यहाँ पे कोर्ट सेटल हो चुकी हैं, वुकला यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, अब तो ये इसके साथ ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमजा, आप क्या देख रहे हैं जो मौजूदा डीबीए कैबिनेट है वो क्या कर रही है अपने यंगस्टर्स के लिए, वो उनके लिए किस तरह के प्लेटफॉर्म्स मुहैया कर रही है? क्योंकि हर साल इलेक्शंस होते हैं, हर साल आने वाले उम्मीदवार बहुत सारे दावे भी करते हैं, वादे भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है जो मौजूदा कैबिनेट है वो अपने वादों पर पूरा उतर रही है? जी बिल्कुल। जो भी नई काबीना आती है या मेंबर पंजाब बार काउंसिल या हमारे फैसलाबाद की जो बिल्कुल आती है काबीना, तो वो बिल्कुल काम करती है, लेकिन वही वाली बात कि मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो स्पेसिफिक एक चीज़ को टारगेट ही नहीं कर पाते। अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो उनके लिए अलग मसाइल है, इसी तरह जो हमारे सीनियर्स हैं उनके अलग मसाइल हैं। इसी तरह जैसे आपने पार्किंग का बोला, तो मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि शायद उनका टेन्योर कम होता है लेकिन मसाइल ज़्यादा होते हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ के ऊपर वो इतना फोकस ही नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से इनको, जैसे हमने पहले बात की थी सेगमेंटाइज करने की, अगर इन चीज़ों को सबको वो अपना डेलीगेट कर दें, उसके लिए स्पेसिफिक कमेटीज बनी हुई हैं, लेकिन वो कमेटीज उनका काम बनता है कि वो दिन रात काम करें उन सब के लिए। इसी तरह अब जैसे अली भाई ने बताया कि हर साल इतने ज़्यादा वुकला आ रहे हैं, तो इनको थोड़ी सी इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, कि अब हर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट तो आपको डिग्री प्रोवाइड करे LLB की, तो एक वकील बनना इतना मुश्किल नहीं रह सका। जब मैं इस फील्ड के अंदर आया था तो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी कि हमारे जो बानी पाकिस्तान थे जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जना साहब, उन्होंने ये प्रोफेशन उनका था और उन्होंने उसके बाद पाकिस्तान बनाया था, तो एक बड़ा डिग्निटी वाला प्रोफेशन था, इसके अंदर लोग आते थे, खुश होते थे। लेकिन अब हर साल इतनी ज़्यादा तादाद आ चुकी है इसके अंदर कि मुश्किल हो गया है इनके लिए भी मसाइल हल करना। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा मुश्किलात भी बढ़ेंगी, ऑब्वियसली स्पेस कम होगी। अगर खासतौर पर खवातीन के हवाले से देखें, आपकी भी बहुत सारी खवातीन कॉलीग्स होंगी, उनको कैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी खवातीन भी हैं जो कि मैरिड हैं, उनके साथ बेबीज़ भी होते हैं, तो उनके लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ आप देखते हैं कि हैं यहाँ पे, या उनके लिए मज़ीद इस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ख़वातीन भी हमारी कोलीग्स भी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, और जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम तो आसमा जहांगीर साहिबा का था। उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए कितना काम किया, विमेन राइट्स के लिए कितना काम किया, लेकिन जैसे एक विमेन के साथ होना चाहिए, आई गेस उस तरह का बिहेवियर शायद अभी नहीं हो रहा, कि उनको शायद उस तरह लीव भी नहीं मिलती, उनको उसी तरह ही डील किया जाता है जैसे एक आम लॉयर को डील किया। हालांकि वो शायद मर्दों से अच्छा काम करती हैं और मेहनत भी ज़्यादा करती हैं, लेकिन उसके बजाय जब हमारा क्लाइंट भी आता है तो वो प्रेफर ये करता है कि शायद हम लोग एक जो मेल लॉयर हैं उनके पास जाएं, तो एक उनके लिए भी थोड़ी सी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और हमारे ऊपर जो अपर काबीना है उसके अंदर काफ़ी साल हो गए मुझे, तो जब से मैं देख रहा हूँ उसके अंदर मैंने नहीं रिसेंटली देखा कि कोई भी सदर या सेक्रेटरी कोई हमारी औरत बनी हो। हाँ। अब जैसे हमारी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नीलम आलिया साहिबा, वो बनी है माशाल्लाह, उनके नीचे पूरी एक मर्दों की लिस्ट थी, लेकिन इस वक्त वो बनी है और माशाल्लाह उनका बड़ा ज़बरदस्त अपने प्रोफेशन के अंदर वो काम कर रहे हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं आप अभी तक देख रहे हैं कि कैबिनेट के हवाले से कि हमारी खवातीन के पास भी उतनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होनी चाहिए जो कि अभी उनके पास नहीं है, अगर फैसलाबाद की हद तक हम देखें?
बिल्कुल क्योंकि है। यहाँ की काबीना में मैंने भी अभी तक जितने भी मैंने यहाँ पे लोग देखे कैंडिडेट्स आते हैं उसमें कोई भी खातून नहीं होती हैं शामिल। जी बिल्कुल, मैंने भी इसी तरह मैंने ऑब्जर्व ही कर रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है तो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन में ये है कि शायद अभी औरतों का नहीं है। अब मुझे पुराने टाइम का तो नहीं पता, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर तो कोई ना औरत इलेक्शंस में खड़ी होती है, ना पार्ट लेती है, और ना ही कोई बड़ा नाम फैसलाबाद से एज अ फीमेल लॉयर अभी तक सामने आ रहा है। तो अगर इनको थोड़ी स्पेस मिले, इनको थोड़ा सा इनके रिलेटेड जो ऑफिस डेलीगेट किए जाएं, या हमारी काफ़ी अच्छी इस वक्त जो हैं जज साहिबा भी हैं, वो काम करती हैं, तो उनको उस तरह थोड़ा सा अगर मेरे ख्याल से उनको अपहोल्ड किया जाए तो वो काफ़ी अच्छा काम करेंगी, और मेरे ख्याल से ज़्यादा मर्दों से अच्छा काम करेंगी, क्योंकि मेहनती बहुत ज़्यादा होती हैं। उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल, और इस बात पे तो कोई भी शक नहीं है कि हमारी खवातीन हर शोबे में बहुत शाना बेशाना मर्दों के काम करती हैं, और इसी तरह से जितनी भी यंगस्टर्स हमने वकला देखी हैं, खवातीन लड़कियां, एक तो बहुत रिस्की बड़ा सेंसिटिव ये शोबा है जिसमें वो काम कर रही हैं, और उसमें जो सपोर्ट है वो तो डेफिनेटली उनका बनता है, और इसी हवाले से ताकि वो अपने आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर को और ज्यादा ब्राइट कर सकें, और ज्यादा लोग अपनी बेटियों को इस शोबे में आने से थोड़ी सी भी हेजिटेशन हमारे यहाँ देखी जाती है कि लोग कहते हैं कोर्ट कचहरी का मामला होंगे तो पता नहीं ये उनके लिए सही फील्ड है या नहीं, तो इस हवाले से भी काफी कंफ्यूजन रहती है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहेगा, आप देख रहे हैं सिटी एफएम। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और हमारे यहाँ खवातीन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मौजूद भी हैं, लेकिन हमें उन्हें थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है। जैसे कि अदालती निज़ाम में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी हमें यंगस्टर्स हमारी जो है वो फ्रंट लाइन पे खड़ी हुई खवातीन दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं और इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बावजूद वो सर्व कर रही हैं और अपने घरों को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को इक्वली मैनेज कर रही, तो ये बहुत बड़ी बात है। इन्हीं मसाइल में से एक बड़ा दरीना मसला और भी है डॉक्टर साहब, और वो ये मसला है कि हाई कोर्ट बेंच वो यहाँ पे तश्कील कब देगा, कब जो है वो हम देखेंगे कि फैसलाबाद को ये सहूलत यहीं पे मिलेगी और लोगों का जो पूरा दिन के चक्कर हैं वो बच जाएंगे। क्योंकि अगर आप जा रहे हैं, आपके किसी केस की सुनवाई है और आपको लाहौर जाना पड़ रहा है, तो वकील का भी पूरा दिन चला जाता है और साइलिन का तो पूरा दिन निकल ही जाता है, क्योंकि उनका केस है तो उनको तो ये बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है। तो ये मसला क्यों हल नहीं हो पाया अभी तक, इसके पीछे की आप क्या वजह समझते हैं? कानून की मैम बेसिक जो मंशा है वो यही है, जस्टिस एट द डोर स्टेप। लेकिन बदकिस्मती से जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जो भी मामलात रहे हैं, फैसलाबाद को उसका जो दरीना मुतालबा है वकला का, फैसलाबाद डिवीजन का, जब मैं फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ तो फैसलाबाद डिवीजन की बात कर रहे हैं कि उनका दरीना मसला ये है कि यहाँ पे हाई कोर्ट का बेंच जो है ना वो कायम किया जाए। अगर यहाँ पे हाई कोर्ट का, आप मिसाल के तौर पर हम इसको इस तरह लेते हैं कि अगर आप लाहौर जाएं, आपका जाना हो, आप वकला के चैम्बर्स में पास थ्रू करें या आप उधर से गुजरें, तो आपको तकरीबन 8-10वां बंदा सुप्रीम कोर्ट का वकील मिलेगा। तो फैसलाबाद बार में जो स्ट्रेंथ है वो हमको पहले बताया, अप्रॉक्सीमेटली प्लस माइनस करके 6000 के करीब है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है डबल डिजिट से में ही होंगे सुप्रीम कोर्ट के वकला, 8-10 होंगे शायद जी। तो इसमें बार ने, फैसलाबाद बार ने पूरा जोर लगाया अपना, यहाँ पे तकरीबन महीनों के हिसाब से हड़ताल रही, कोर्ट्स बंद कर दी गई, लेकिन बाद में वो कुछ भी नहीं हो सका। इसमें मेरा ख्याल है जो जुडिशरी के हाई अप्स हैं ना, वो चाहते नहीं है कि जो बेंच है वो लाहौर की प्रेमिसेस से बाहर निकले। अली रज़ा साहब, यहाँ पे एक और भी जो है ना वो चीज़ सामने आती है। बहुत सारे हमारे पास वकील भाई हमारे आते हैं जो कि ये कहते हैं कि कुछ सियासी मुदाखलत की वजह से भी ये मामला जूं का तूं है जो है वो तखीर का शिकार है। आप क्या समझते हैं कि वाकई पॉलिटिकली इंटरफेरेंस जो है वो इस तरह की चीज़ों को डिले कर रही है और उस वजह से नहीं हो रहा है, या फिर सरासर इसके पीछे के जो फैक्ट्स हैं वो कुछ और है? नहीं, मैं समझता हूँ, मेरा पर्सनली व्यू है कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप देखें कि पॉलिटिकल जो आदमी है, जो पॉलिटिकल वर्कर है, जो पॉलिटिकल कोई भी गवर्नमेंट है ना, उसका काम है लोगों को रिलीफ देना। आप रिलीफ देंगे तो आपने 5 साल के बाद लोगों के पास जाना है, तो देन दे विल डिसाइड। अगर यहाँ पे बेंच बन जाता है तो मेरा ख्याल है जो भी हुकूमत बनाएगी बेंच, ऑब्वियसली उसकी गुडविल में, उसके वोट बैंक में, उसके सॉफ्ट इमेज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। और कोई भी सियासी बंदा, मैं नहीं समझता वो ये सोचेगा कि मैं इतना बड़ा लॉस करूं।
हुकूमत को क्या मसला हो सकता है बेंच बनाने में, लेकिन अगर आपकी जुडिशरी के जजेस यहाँ ना आना चाहें, वो समझे कि यार नहीं हम लाहौर तक महदूद हैं, फिर जो आपके बहुत बड़े बड़े वकला हैं पाकिस्तान लेवल के जो हैं वो समझते हैं कि यार अभी तो देखें हमने यहाँ पे ऑफिस वगैरह सेटल किए हुए हैं, हमारी फैमिली जहाँ पे सेटल है, वहाँ से वकला आएंगे, जितने भी केसेस आ रहे हैं लाहौर में आएंगे, तो हमारे लिए यहाँ पे आसान है बजाय हम हर केस के लिए फैसलाबाद जाना पड़े। तो यही अपनी उनकी तो फिर इससे हमजा साइलिन को कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वकील तो हमारे चले जाते हैं कि उनके लिए तो प्रैक्टिस का एक होता है, और बाद में ये भी देखना पड़ता है कि अल्टीमेटली आपको ट्रांसपोर्टेशन भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको अपने खाने पीने के अखराजात भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जाते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी केस की जो सुनवाई है वो फिर से डिले का शिकार हो गई है, फिर से डिले कर दी गई है। तो इससे कितने ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। इंसाफ का हसूल का जो हम नारा लगाते हैं कि जस्टिस ऑन डोर स्टेप, वो कितना फिर पीछे रह जाता है। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेरे ख्याल से क्लाइंट ही होता है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात, उनको फेयर ऑफ अननोन होता है, उनको पता ही नहीं उनका वकील गया हुआ है हाई कोर्ट के अंदर और वो क्या वहाँ पे लिटिगेशन क्या चल रही है, या उसने वहाँ पे जाके अपना केस जज के सामने पेश किया है, प्लीड किया है कि नहीं किया। दूसरा, ऑब्वियसली एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं जब आप लाहौर जाते हैं यहाँ से, तो वो जाने का ट्रेवल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। प्लस फिर अगर आपकी सुबह फॉर इंस्टेंस 8 बजे आपकी को टाइमिंग स्टार्ट होती है तो आपको फिर रात भी जाके रहना पड़ता है वहाँ पे, तो काफ़ी लोगों के पास वो घर वगैरह तो होते नहीं है, तो अल्टीमेटली किसी गेस्ट की तरफ या होटल्स वगैरह में रुकना पड़ता है, तो ये भी कॉस्ट उनको बेयर करनी पड़ती है। सेकेंडली, इसकी वजह से जैसे हमने पहले बात की, अदल का निज़ाम बहुत स्लो है हमारे यहाँ पे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास बेंचेस नहीं बने। अब रावलपिंडी बेंच बना है, बहावलपुर बेंच बना है, ये मुल्तान के अंदर हाई कोर्ट, तो वो सारी चीज़ें उसकी वजह से वो बेसिकली वो जगह बेहतर हो गई हैं। आपको वहाँ पे कानून भी ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि वहाँ पे अदल का निज़ाम तेज़ है। वो कहते हैं कि डिलेड जस्टिस इज़ नेवर जस्टिस। तो अपना अगर पाकिस्तान फैसलाबाद के अंदर ये हाई कोर्ट बेंच बनता है, इसकी वजह से हमारे जो वकला बरादरान हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्लस सबसे ज़्यादा जो हमारी आम आवाम है उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा। देखें, उनको जो इतना दूर जाना पड़ता है, वो वहाँ पे सिर्फ एक डेट लेने के लिए जाना पड़ता है, तो फॉर इंस्टेंस 50,000 तो कहीं पे भी नहीं गया। अगर आना जाना, अपने वहाँ पे रहना, खाना पीना, वो सारा, तो एक आम बंदे के लिए 50,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अगर वो यहाँ पर हो तो वो एक कॉस्ट बच जाती है। दूसरा, मेरे ख्याल से जैसे अली भाई ने बात की कि जुडिशरी हमारी शायद नहीं होना चाहती, या शायद हमारे पास इतने इस वक्त वसाइल नहीं है कि वो यहाँ पर, क्योंकि लाहौर के अंदर 50-60% केसेस तो फैसलाबाद के हैं। अब उनका कहना यह है कि अगर फैसलाबाद में बेंच बन गया तो लाहौर हाई कोर्ट क्या करेगी वहाँ पे बैठ के, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोज के डेली बेसिस के ऊपर इतने केसेस आते हैं तो वो और बढ़ जाना है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं ना कि केसेस लाहौर से नहीं हो और वहां के जो जज साहबान है वो बिल्कुल ही फ्री बैठ जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि फैसलाबाद में ये मसला बहुत अरसे से चलता आ रहा है और इसी मसले की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हमारे यहाँ जजेस की तादाद भी तो अली रज़ा साहब बहुत कम है ना, हमारे पास पेंडिंग केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन उन केसेस की सुनवाई करने वाले और उनको हल करने वाले, उस पर फैसला देने वाले जजेस की तादाद बहुत कम है। और सोने पे सुहागा फिर हर महीने, क्योंकि वक्त तो किसी के लिए रुकता नहीं है, हर महीने इस तादाद में और ज्यादा इजाफा हुआ जाता है और जब तक आपकी केस की बारी आती है तब तक इस चीज की कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आप हयात भी होंगे। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो कि 25-25, 30-30 साल तक चलते हैं और सिविल केसेस ज्यादा लंबा अरसा तक चलते हैं। क्रिमिनल केसेस का तो फिर भी साल 2 साल में फैसला हो जाता है। तो इसके पीछे भी बहुत सारी फैक्ट्स हो सकते हैं, वो फैक्ट्स क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और हर सेक्टर से जो भी हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं तो डिफरेंट इदारे हुकूमत की तरफ जरूर देख रहे होते हैं कि हमारे लिए कुछ मौसर पॉलिसीज होंगी, कुछ अच्छी पॉलिसीज लेकर आएगी गवर्नमेंट। तो अली रज़ा साहब, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हुकूमत के साथ भी आपका जो है वो लेन देन है, तो क्या आपको क्या समझते हैं कि PMLN की हुकूमत क्या कर रही है हमारे यंगस्टर्स के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अर्सा से हमारा बहुत जो है ना वो क्वालिटी ब्रेन मुल्क से बाहर चला गया, लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेशन की है, हमारा स्किल्ड लेबर यहाँ से चली गई है। तो हुकूमत क्या कर रही है? और खास तौर पर अगर आप अपनी ही फील्ड से रेलिवेंट बात करें तो आपको लगता है कि हुकूमत का जैसा सपोर्ट हमारी अदालतों को, हमारे कानून को चाहिए, वो सपोर्ट हासिल है? उसमें मैम ये है कि हम बात करते हैं मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा के दौर से,
जैसा कि आप जानती हैं कि आपने बात भी की, मैं यूथ कोऑर्डिनेटर भी हूँ सिटी फैसलाबाद का। मैडम ने जो बैरियर्स थे ना, स्टैंडर्ड बैरियर्स थे, जैसे कि ये कि बड़े जो हैं सियाने या आप कह रहे हैं उम्र सीधा सियासतदान जो हैं, जब भी मिनिस्ट्रीज आई हैं उनको ही आगे लेके आए हैं हम। तो नो डाउट वो समझदार होंगे, काबिल होंगे, लेकिन न्यू जनरेशन जो है ना वो अब किसी से कम नहीं है। अब हमारे साथ तो 4 या 5 यूथ कोऑर्डिनेटर्स थे मुख्तलिफ अजला के, मैडम ने उन सबको जो है वो मिनिस्टर लगाया हुआ है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप मैडम नौजवानों को आगे लेके आ रही हैं। अब आप देखें कि जब से वो आई हैं इक़्तिदार में तो उन्होंने बच्चियों के लिए ई बाइक सिस्टम शुरू किया हज़ारों की तादाद में। ये भी एक टैबू था हमारे यहाँ भी, यार लड़कियाँ मोटरसाइकिल चलाएंगी, लेकिन उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया क्योंकि वो पाकिस्तान की, पंजाब की जो 50% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है फीमेल, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो इन ई बाइक्स को चलाने के लिए जो भारी भरकम बिजली के बिल्स हैं उनको अदा करने के लिए रोजगार भी तो चाहिए ना। अब ये देखिए, तो अब वो रोजगार कहाँ से आएगा? वो प्लेटफॉर्म तो मौजूद नहीं है, वो भी तो बताइए ना। अब हम इस बात की तरफ आ रहे हैं। आप इसको ब्रैकेट में नहीं कर सकते कि अभी इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे। अच्छा, अब आप ये देखें, जब 2008 से 2013 की हुकूमत थी, फेडरल हुकूमत में उस वक्त बिजली 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे बंद रहती थी। अवाम ने मैंडेट दिया, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी। आप देखें कि उन्होंने जो बिजली के मसाइल थे, जितने भी मामला थे, वो विद इन ईयर्स ख़त्म कर दिए। मुल्क जो है वो स्मूथ सेलिंग की तरफ रवां था। प्रोग्रेस हर फील्ड में हो रही थी। फिर अचानक चंद लोगों ने फैसला किया कि अपनी पसंद नापसंद को आगे रखें। ठीक है। फिर कैसे वो एक पनामा का केस बना, फिर उसमें वो चाइना का जो प्रेसिडेंट आ रहे थे वो धरने करवाए गए, फिर वो IMF से जो बात की गई, फिर वो एक अपनी पसंद का बंदा लेके आया गया। फिर IMF से डील जो भाईजान ने की थी वो जनाब, जब वो डील में ये था कि हम टैक्सेस लगाएंगे, बाद में जनरल लोगों को टैक्स, पेट्रोल की मद में कितने % डिस्काउंट करके बाद में आपने लेटर भी उनको लिखे। अब ये देखें, जब एक चीज़ आप 4 साल उसको इतना तबाह बर्बाद कर दें, मुल्क तो चले बहुत बड़ी बात है, बड़ी चीज़ है। अगर हम अपने घर की मिसाल लें, अपने इलाके की मिसाल लें, गांव की मिसाल लें, अपने बिजनेस की मिसाल लें, तो उसको दोबारा स्टैंड करने के लिए आपको बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, बहुत टाइम लगाना पड़ता है। उन्हीं फैसलों में से एक फैसला ये था कि हमने जो 7, 8 माह 9 माह की हुकूमत ली, उसका मेन मकसद ये था कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, रियासत बचाई जाए। उसकी प्राइस हमने पे की। उसके बाद जनाब जब से ये आई हैं, मैडम आई हैं, अब देखिए उन्होंने 14 रुपए फी यूनिट लोगों को डिस्काउंट दिया। उसके बाद सवाए बिजली के अगर सिर्फ एनर्जीज के इश्यूज जो हैं वो हल कर लिए जाएं तो बाकी सारे मामला बिल्कुल ठीक हैं। अब तो एनर्जी के मसाइल हल करें ना, IPPs के मुआहदों को रिफॉर्म कर लें और उसको रिवाइज कर दें, और IMF से कर्ज लेने की बजाय हुकूमत अपनी मराद को कम कर ले। अपनी लग्जरीज पे कट लगाने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। खुद हमें जो है वो ठंडे कमरे भी चाहिए, पूरी अपनी जो है वो पूरी मराद भी चाहिए, लेकिन अवाम के साथ फिर भी हम कह रहे हैं कि अवाम के लिए हम रिलीफ दे रहे हैं। इसमें मैडम इशू ये है कि अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, AC चल रहा है, अच्छा कितना अच्छा माहौल है। अगर यहाँ पे AC ना चल रहा हो, अच्छा माहौल ना हो, आप कैसे बैठ के काम कर सकेंगे? हम तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। हम तो कर लेंगे। वो कहने की नहीं, बात हम है। अवाम का हिस्सा है, हम तो कर ही लेंगे। आप नहीं कर सकेंगे। अब हम देखते हैं जुडिशरी, अब आपने बात की हमारे जुडिशियल फील्ड की, जजेस की पे जो कुछ भी नहीं होती थी, अब जजेस जो है वो हैंडसम पे ले रहे हैं। हुकूमत ने उनकी नई गाड़ियां दी हैं, उनके चैम्बर्स में AC लगे हुए हैं, उनकी कोर्ट्स में AC लगे हुए हैं। जब तक आपका एटमॉस्फेयर टू वर्क अच्छा नहीं होगा, आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आप देखिए, तो वो एटमॉस्फेयर हम आम पब्लिक को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों हम सर्व नहीं कर पा रहे? मैडम उसकी तरफ यार जी जी 14 रुपए आप देखें, यूनिट की प्राइस कम कर दी गई है। हुकूमत ने लॉन्च किया है कि जो 5000 चिल्ड्रंस जो हैं वो पर ईयर फौत हो रहे हैं कार्डिक इश्यूज की वजह से। मैडम साहबा ने प्रोग्राम इनिशिएट किया है कि वो 5000 बच्चे जो हैं उनका हुकूमत सरकारी हॉस्पिटल्स में वरना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कास्ट उनकी कार्डिक सर्जरी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो मीट करेगी। उसके बाद हुकूमत पंजाब ने इनिशिएटिव लिया है किसानों के लिए कि उनको अप्रॉक्सीमेटली कोई 30,000 के राउंड अबाउट वो जो है वो ट्रैक्टर वगैरह दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपना घर अपनी छत प्रोग्राम इनिशिएट किया है जिसमें आपको जो है वो लोन्स दिए जाएंगे। आपकी लोन्स जो है वो 14,000 रुपए पर मंथ किस्त के हिसाब से डिडक्ट किए जाएंगे। रिगार्डलेस
ऑफ एनी फील्ड ऑफ सोसाइटी, हर फील्ड के लोगों को, हर शोबा ज़िंदगी के लोगों को, चाहे वो ताजर हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो लेबर है, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो बच्चे हैं, उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क का, सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था कि ये जो है अपनी चिन्योट रोड जो है, सरगोदा रोड जो है, ये बन रही है। तो शेखुपुरा रोड क्यों नहीं बन रही है? वो भी मेरे ख्याल, सरगोदा रोड क्यों नहीं बन रही है? मिलत रोड पर क्या हाल है? सारा आप देख रहे हैं, ये तो वो मेन शाहराह है ना जिनकी जरूरत है, इन पे पहले फोकस कर लेते। मैं बात आपको ये कह रहा हूँ, ये शेखुपुरा रोड जो है ये कितने साल पहले बनी है, लेकिन अगर आप वो चन्योट टू फैसलाबाद रोड देखें, वो तो शायद 20 सालों में, 15 सालों में नहीं बनी। लेकिन ट्रैफिक का जितना हैवी फ्लो यहाँ पर होता है, इसको मेरा ख्याल था इस पे काम करना पहले ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मेन रोड में आती है ना शहर की, इस पे तो एक्टिविटी को हम बंद नहीं कर सकते हैं। जितने उसमें गड्ढे पड़े उससे जितनी हादसात की शरह में इजाफा हुआ, ये भी एक जो निशाताबाद पुल से लेके घाट वाले पुल तक का स्पैन है, वो उसको अर्जेंट जरूरत है चेंज होने की। बाकी जो है वो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जैसे ये मुकम्मल होगा, मेरे ख्याल में जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, शायद वो पाइपलाइन में है भी, शायद वो रोड पाइपलाइन में है भी। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे फैसलाबाद की एंट्री अगर की सारी रोड बेहतरीन हो जाएंगी। इंशाल्लाह ताला अब हम एक प्रोग्राम 2-4 माह के बाद और करेंगे, फिर हम इस बात पे बात करेंगे। हाँ जी, आप बताएं जी, अब मैडम के कामों की वजह से सूबा उसके लोग कहाँ पे तरक्की की मुनाज़र पे पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह हम लोग तो उम्मीद ही कर रहे हैं कि इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि हमने जो बारिशों की मानसून में शहर के हालात देखे वो भी बहुत बुरे रहे हैं। उसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपना काम सही से करते नहीं। हर डिपार्टमेंट ये जो है ना वो लेम एक्सक्यूज देकर निकल जाता है कि हमारे पास वसाइल की कमी है, और हुकूमत कहती है हमने बजट मुख्तस किया है। वो बजट किधर जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बात आपकी ठीक, लेकिन मैम इस दफ़ा हमें ये भी बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि जो नेचुरल क्लाइमेट चेंज हुआ है उसमें पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं मुल्क, उनमें एक मुल्क है। आप देखें सऊदीया में भी फ्लड आया, दुबई में भी आया, वहां पे हालात जो है 5-5 दिन पानी खड़ा रहा है। फैसलाबाद में इश्यूज रहे हैं, लेकिन वो तकरीबन मेरा ख्याल 24 से 36 घंटे में सॉल्व हो गए। लाहौर में जितनी अर्बन पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी बारिशें हुई जितनी इतने थोड़े स्पैन में हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उम्मीद कर रहे हैं कि फिर भी जो है वो हालात बेहतर होंगे, क्योंकि जब मुल्की हालात बेहतर होते हैं, जब मुल्क अच्छे से चलता है, तो फिर हर सेक्टर में काम करने वालों के लिए आसानियां होती हैं, चाहे वो हमारे वकला बरादरी हो, चाहे हमारे डॉक्टर हजरात हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे टीचर्स हों। तो ये वो तमाम शोबे हैं जो कि हमारे मुल्क को एक साथ लेकर आगे चलते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, और अल्लाह करे कि आपकी फील्ड के जितने मसाइल हैं वो भी जल्द से जल्द हल हो सके। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों के लिए भी बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बशर्ते जिंदगी, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।